गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए हम एक वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता का इंट्रोडक्शन भी हम आपसे करा चुके हैं। विद्युत धारिता का मतलब क्या होता है कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है, वो धारिता होती है। मैंने कहा था कि वह धारिता के बारे में थोड़ा सा आगे समझ में आएगा, टॉपिक आएगा पूरा कंप्लीट, किस तरीके से धारिता को हम निरूपित करते हैं, क्या मानते हैं। देखिए पहले फर्स्ट वीडियो में हमने चालक पदार्थ के बारे में बताया, कुचालक पदार्थ के बारे में बताया। कुचालक पदार्थ को हम पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम विद्युत रोधी पदार्थ होता है। विद्युत रोधी पदार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी धारा का चालन नहीं होता है, इसलिए हम उसको विद्युत रोधी पदार्थ भी कह देते हैं। ठीक है, हमने उस आपको एक चीज़ और बताई उसमें कि मुक्त आवेश क्या होता है, फ्री चार्ज किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली चालक की बात करें तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अर्थ ये यहाँ से इस तरीके से निकाला जाता है कि जो देखिए प्रत्येक पदार्थ में परमाणु का से मिलकर बना होता है, और परमाणु की जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है वो नाभिक से सबसे दूर होती है, और नाभिक पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। उन दोनों के जो बीच में फोर्स लगता है वो लगता है हमारा आकर्षण बल। तो सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो आकर्षण बल सबसे कम हो जाता है, तो उससे नाभिक के आकर्षण बल से लगभग वो मुक्त रहता है, तो इसलिए हम उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो केवल चालक में पाया जाएगा। और बढ़िया तरीके से 16 चैप्टर में हम जब उसका बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, बैंड सिद्धांत पढ़ेंगे, तो रियलिटी वहाँ पर निकल के आती है कि वास्तविकता में चालक पदार्थ और पराविद्युत पदार्थ जिसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं, उनमें वास्तविकता में अंतर क्या होता है वहाँ आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैं आपको पराविद्युत पदार्थ के बारे में बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता, यानी कि जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है ना, लेकिन उनको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र के कारण वो प्रभाव दर्शाते हैं जिसे हम विद्युत प्रभाव कहते हैं। वो प्रभाव क्या है आज हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक स्टार्ट होता है पराविद्युत के पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है ना, पराविद्युत पदार्थ हैं कौन कौन से, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, जैसे अभ्रक है, कागज है, मोम है ना, तेल है। ये सभी हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, पराविद्युत पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा पराविद्युत पदार्थ के प्रकार। ठीक है ना, अब पराविद्युत पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो पहला कौन सा होता है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। देखिए इनको बहुत इजी है समझना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखिए इन दोनों में बहुत इजी है भेद करना, है दोनों ही विद्युत के कुचालक, लेकिन ध्रुवीय पराविद्युत की बात करूं तो मैं क्या है, ऐसे पदार्थ जिसके एक अणु का खुद का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात आप समझ चुके होंगे कि मैं विद्युत द्विध्रुव क्या बात कर रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा हूँ, तो मैं आप सीधा से बात पहुँच गए होंगे। P इज इक्वल टू, जैसे कोई आवेश है -q और दूसरा आवेश है +q, ये दोनों एक कुछ दूरी पर रखें और दूरी मान के चले d, तो हमारे विद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा वो क्या होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के परमाणुओं के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, गणितीय रूप जो कहते हैं, उसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो P बराबर Q इंटू D।
ये सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, तो वापस हम जो हेडिंग लिखेंगे ना, हेडिंग लिखने का मतलब क्या है हमारा कि पहली हेडिंग लिखेंगे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी बहुत ईजी रहेगी, बोर्ड पे भी हम लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु का अलग अलग एक विद्युत द्विध्रुव होता है खुद का, तो ऐसे हम पदार्थ को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। लेकिन पूरे कुल पदार्थ का, पूरे संपूर्ण पदार्थ का हम नेट यानी कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तो वो शून्य मिलेगा। और वो क्यों शून्य मिलेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखिए किस तरीके से। तो ये तो हमें पता चल गया, ये हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का जो निर्माण होता है अणुओं से मिलकर बना होता है। अब अणु जो होता है उसमें पॉजिटिव भी चार्ज होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। उन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है, दोनों पर आवेश का मान समान होता है। जैसे मैं बात करता हूँ NaCl की, थ्योरी भी लिखेंगे हम। तो Na का परमाणु ये है और Cl का परमाणु इस तरीके से निर्मित होता है। तो Na का पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, Cl का नेगेटिव चार्ज ये इस पर यहाँ हो गया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ है। तो हमारा विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या कहते हैं कि दोनों आवेशों का परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत हो और उनके बीच की कुछ दूरी हो। तो इस सूत्र को देख लीजिए आप, ये दूरी है d और ये जो d होती है बहुत कम होती है, अल्प होती है। परमाणु जो अणुओं के बीच के जो परमाणु होते हैं एंगस्ट्रॉम के रूप में होती है। तो ये अपना, इसमें से अगर एक भी जीरो होता है, इन दोनों के बीच की दूरी भी जीरो होती है, तो आपका विद्युत द्विध्रुव जीरो हो जाएगा, तब वो आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा। जैसे मैं HCl की बात करता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी जो संरचना होती है किस तरीके से, देखिए क्लोरीन का आकार थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और हाइड्रोजन का थोड़ा सा बड़ा छोटा लेते हैं। तो क्लोरीन के लिए अपन जो नेगेटिव चार्ज लेते हैं ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। इन दोनों के बीच की कुछ दूरी है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आवेश का परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, ये कंडीशन को संतुष्ट करा, इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु का खुद का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन पूरे पदार्थ का, लेकिन संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण, नेट का मतलब कुल से है ना, नेट द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P नेट कितना होता है, शून्य होता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। बहुत इजी हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, H पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, H2 पर +2 हो जाएगा और SO4 पर -2 होता है। तो दोनों पर आवेश का परिमाण समान आ रहा है, +2 -2, और प्रकृति भी विपरीत होती है और इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है। सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ मैं, है ना, ये सभी हमारे कैसे अणु हैं, ध्रुवीय अणु हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका जो व्यवहार देखते हैं कि यार ये कैसे पता चलेगा कि कुल हमारा जो नेट आघूर्ण है वो शून्य कैसे आएगा। तो देखिए मैं एक परावैद्युत पदार्थ को इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ कैसे, कि ये है आपका परावैद्युत पदार्थ, इसमें बहुत सारे अणु होते हैं और अणु में पॉजिटिव नेगेटिव
होता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक संपाती नहीं होते हैं। ये माइनस प्लस इधर ले सकते हैं। एक अणु का इस तरीके से बन रहा है, दूसरे का इस तरीके से बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। सभी दिशाओं में, संभावित दिशाओं में ये चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, इस तरीके से हम ये मान सकते हैं। कब है ये? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कि आपका जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो क्या है? 0। ठीक है ना, प्लस माइनस, और ये आपका मान लीजिए ये माइनस है प्लस है, ये आपका है परावैद्युत। कौन सा है? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जब एक ही प्रकार का पदार्थ है तो उसके अणु सभी एक जैसे होंगे। जैसे मैं है सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ तो हर एक H2SO4 होगा, तो जितना पॉजिटिव एक अणु में उतना ही नेगेटिव में कुछ ना कुछ बीच की दूरी होगी। तो इसका खुद का अकेले का, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक अणु का अलग एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इनका अलग अलग है। लेकिन अपन सबका देखें कि जैसे इसको मान सकते हैं कि ये कैंसिल कर देता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है और विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है, तो जब हम आपस में जोड़ेंगे तो दिशा भी याद रखनी पड़ेगी। तो ये माइनस से प्लस है, इसकी दिशा होगी इधर और इसकी दिशा होगी माइनस से प्लस नीचे की ओर। अणु एक जैसा परमाणु समान होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी प्रकार से इसमें इस तरीके से अणु व्यवस्थित रहते हैं कि वो एक दूसरे के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को शून्य कर देते हैं। तो पी नेट इसके लिए कितना आ जाएगा? जो विद्युत आघूर्ण आता है पूरे पदार्थ का वो क्या हो जाता है? 0। ठीक है ना। तो इसमें ये E बराबर 0 का मतलब क्या है कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। बाह्य विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है, जिसको हमने E से दर्शाया है। तो ये हमारा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए हो गया। हाँ, अगर हम इसको क्या करें कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, तब क्या होगा? जरा ध्यान से देखना, मेरी बात समझना। कि बाह्य विद्युत क्षेत्र हो तो देखिए ये चीज़ अपन नोट करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? देखिए कैसे। यदि नोट में क्या लिखेंगे अपन कि यदि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र E में रख दें। E में रख दें का मतलब अब बाह्य विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, और बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो मतलब E का जो मान है बाह्य विद्युत क्षेत्र का वो 0 बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये सभी जितने भी अणु है ना, तो ये अणु, प्रत्येक अणु विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं या घूम जाते हैं। समझिए किस तरीके से। देखिए मैं क्या बात करता हूँ किस तरीके से। तो ये तो हमारा देखिए बना ही लिया है हमने E बराबर 0 के कारण। अब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुने सभी, कि हमने 2 प्लेट ली, जैसे A पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके कारण विद्युत क्षेत्र है, और वो विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होता है बेटा? प्लस से माइनस की ओर। इसके बीच में हमने इसको पदार्थ को रख दिया, इसको चालक पदार्थ को, जो अभी आपके सामने है ना। तो ये क्या करेगा? ये आपको पता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षण। तो इन सभी अणुओं की जो माइनस वाली चिन्ह है, यानी कि जो माइनस आवेश है, वो प्लस की ओर आकर्षित हो जाएंगे सबके। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। इसकी तरफ ये प्लस है तो इसकी तरफ इस अणु का क्या आ जाएगा? माइनस, और ये प्लस, ये इसका माइनस और ये प्लस, ऐसे, ये माइनस ये प्लस, ऐसे, इसकी तरफ ये माइनस ये प्लस, माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए, नहीं हो गए? तो अब ये सभी का जो द्विध्रुव आघूर्ण है लगभग समान दिशा में आ जाता है, और कोई थोड़ा बहुत नहीं आता तो मान के चलते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर रह भी जाता है, लेकिन कुल
जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा अब वो जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस से प्लस की ओर दिशा होगी तो इसकी दिशा भी ऐसे हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर, इस वाले अणु की भी माइनस से प्लस की ओर, तो सब की दिशा लगभग समान हो जाती है। तो अब सब एक दिशा में हो गए तो सब जुड़ जाएंगे, अब एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है। यहाँ पर आपका E बराबर 0 नहीं है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है यहाँ पर। तो इस तरीके के प्रभाव को जब हम परावैद्युत पदार्थ को, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इसमें जितने भी ये अणु होते हैं ये लगभग सभी एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। संरेखित हो जाने का कारण क्या है कि प्लस और माइनस के कारण उस पर प्रभाव रहता है। लेकिन ये आवेश है ना, माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, निकल नहीं सकते बाहर, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर बाहर निकल जाए तो वो तो फ्री हो जाएंगे, फिर वो आपका परावैद्युत पदार्थ चालक बन जाएगा, फिर तो उसमें धारा बहने लगेगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन बस ये हाँ विस्तारित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं किसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। यही हम इसको कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हो गया। ठीक है ना, आप ये समझ गए होंगे। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं आगे कि इसमें कोई नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को ही हम आगे पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, क्या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा अपना, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और वो ध्रुवीय का एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखिए इसकी डेफिनेशन जस्ट उल्टी हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, है ना। यानी यूं कह लें कि प्लस और माइनस जो उनके आवेश होते हैं उन वो एक दूसरे के संपाती होते हैं, उनके बीच की दूरी जीरो होती है। और दूरी जीरो होने का मतलब क्या हो गया, किस तरीके से, डायग्राम भी पहले साथ बना लेते हैं, आपको बाद में बनाना है, लेकिन मैं समझाने के लिए पहले बना दे रहा हूँ कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किस तरीके का व्यवहार शो करते हैं आपके अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखिए जितने भी इसमें अणु हैं उनके प्लस और माइनस के जो केंद्र हैं वो संपाती होते हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है, जीरो। और जब उनके बीच की दूरी जीरो होगी तो उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी जीरो होगा। क्यों, जरा सूत्र देखिए कि P बराबर है Q इंटू डी, और D का मान जीरो होने से P का मान भी जीरो हो जाता है। इसलिए इनको कौन सा नाम देते हैं अपन, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये भी है अध्रुवीय, कुचालक ही, सॉरी परावैद्युत ही हैं, मतलब कुचालक हैं, लेकिन इनका कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता एक अणु का। कहाँ पर, E बराबर 0 है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है यहाँ पर, अनुपस्थिति है उसकी। ओके, ये आपका इस तरीके से बनता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ, और कौन से, परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, अर्थात जिनके धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब है एक ही जगह है, उनके बीच की दूरी जीरो है। तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा आपके, अध्रुवीय, क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ
कहलाते हैं। यहाँ से ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे आपके इसमें दिया हुआ है, ये कौन सा है बेटा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कहाँ रखा है, जहाँ पर कोई पहले से विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं है ना, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। उदाहरण की बात करूं तो मैं उदाहरण एग्जाम्पल की बात करूं तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, बहुत सारे हैं ऐसे, और भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए CO2 की बात करें तो CO2 की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, CO2 की मतलब ये O, ये O। देखिए C पर ये लास्ट ऑर्बिट में इसकी 4 कक्षाएं होती हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है हम 4 मानते हैं कार्बन की, ये सब जानते हैं आप। तो ये 1 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, ये त्याग एडजस्ट करता है, एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रॉनों को। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में है और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या होगा कैसे होगा। तो देखिए ये -2 ये +2, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ये वाला माइनस से प्लस की ओर, यानी कि दिशा इसके इधर से इधर होगी, माइनस से प्लस की ओर। ये भी आवेश -2 और ये भी आवेश +2, तो दूसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये बनेगा। लेकिन इसकी इस दिशा इस बार कौन सी होगी, इसके विपरीत, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर होती है। ये भी P है और ये आपने प्लस की दिशा में माना है, तो ये आपको माइनस की दिशा में मानना पड़ेगा, -P। ठीक है ना। अब दोनों को मान समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और निरस्त करने के बाद में P = कितना हो जाएगा, 0। तो इसका भी नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, 0 होता है। ठीक है। एक अणु का भी क्या होता है इसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी 0 होता है। ठीक है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, तो ये चीज़ हम नोट में लिखेंगे। देखिए नोट में क्या लिखेंगे, बहुत सरल सी बात है। किस तरीके से, यदि हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो सभी जितने भी अणु होते हैं उनके प्लस और माइनस एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो जाते हैं, और दूरी पर हो जाते हैं तो वो विद्युत द्विध्रुव उनके आघूर्ण उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो उनके अंदर फिर नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है ना। रखते हैं तो अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं इसको। ठीक है, कैसे, देखिए जरा ध्यान से कि आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा और बाह्य विद्युत क्षेत्र के लिए अपने एक चालक प्लेट इधर ली और जिस पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट आपने इस तरीके से ली माइनस। और जैसे ही आपने इसको इन दोनों के बीच में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को रखा तो उनके जो प्लस आवेश और माइनस आवेश हैं, इस प्लस माइनस के प्रभाव के कारण वो क्या हो जाते हैं, इनकी दिशा में संरेखित। इसकी दिशा में माइनस प्लस ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे मान सकते हैं, ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकते हैं, ये इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वो 0 नहीं होगा आपका। माइनस और प्लस के केंद्र के बीच की दूरी कुछ हो जाएगी, अब 0 नहीं रहेगी। ओके, E = यानी कि वो 0 नहीं है, और विद्युत इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से होती है, प्लस से माइनस की ओर। ये E वेक्टर आपका हो गया। इस तरीके से ये प्रभाव दर्शाते हैं जिसको हमने बताया था।
कि जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उनका कोई प्रभाव होगा, और वो प्रभाव ये होता है कि उनके अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो 1 नंबर में आपसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्या है? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किसे कहा जाता है? देखिए, शब्द आपके समझ में आने चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बहुत सरल सी बात। आपने अभी देखा दोनों प्रकार के परावैद्युत पदार्थों में, ध्रुवीय में भी और अध्रुवीय में भी, कि जब तक हम उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो उनके अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन हम जैसे ही उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, नया उत्पन्न हो जाता है, उसको ही प्रेरित बोलते हैं। तो इससे हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और इस पूरी परावैद्युत पदार्थ के अंदर हुई है घटना, तो इसको हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण का मतलब विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है उसमें, है ना। ध्रुवण कैसे हुआ? वो एक दिशा में संरेखित हो गए। पहले तो सभी दिशाओं में अलग से बिखरे हुए होते बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो उनमें नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको हम पूरी घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाने को। तो देखिए कैसे, पहले हम डायग्राम से समझेंगे किस तरीके से बेटा, कि हमारे पास में हमने पहले से विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र बना करके रखा है। ये रहा आपका पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, और ये आपकी नेगेटिव प्लेट हो गई। ठीक है ना। तो आपको पता है इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसके कारण दिशा समान होगी, ये प्लस से इधर और माइनस से भी इधर। तो इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र ई मान लीजिए, ई नोट मान लीजिए। ये क्या है बेटा? बाह्य विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ, जिसे कुचालक भी कहते हैं, उसको रखते हैं, चाहे वो ध्रुवीय है चाहे वो अध्रुवीय है परावैद्युत पदार्थ। इन दोनों के हमने बीच में रख दिया। ये रहा, ये क्या है बेटा? हमारा परावैद्युत पदार्थ इन दोनों के बीच में रख दिया। क्या होता है, इनके जो अणु होते हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। लेकिन याद रखना कि कुचालक पदार्थ का जो यहाँ आवेश इकट्ठा होगा वो इसके आवेश के बराबर नहीं होगा, वो तो चालक में होगा, वो आपको बताएंगे थोड़ा आगे। ये माइनस ये प्लस इस तरीके से बनते चले जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ऐसे इधर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्यों हुआ? किसके प्रभाव से हुआ? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से हुए। ध्यान रखना, इस सिरे पर आपके जो कौन सा आवेश इकट्ठा हो गया? माइनस, और इस पर कौन सा हो गया? इधर कौन सा रहेगा? माइनस की तरफ प्लस रहेगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसे सब क्यों घूम गए? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। तो यहाँ पर आपका मान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आवेश इकट्ठा हो गया? ये माइनस का, तो माइनस क्यू पी, और ये हो जाएगा आपका, ये प्लस का इकट्ठा हुआ तो ये प्लस क्यू पी। आई ना ये बात समझ में? और हम इस पे बात करें ये सभी जगह इस तरीके से, तो इसको हम सिग्मा आवेश घनत्व के रूप में भी बोल सकते हैं साइड में। तो आवेश घनत्व क्या हो गया? सिग्मा पी किसका? माइनस का, और ये हो गया सिग्मा पी प्लस का। क्यों भाई? क्योंकि इस सतह पर मान के चले कुचालक पट्टी ऐसे, तो यहाँ पर इकट्ठे माइनस आ जाएंगे, तो ये एक सतह पे ही तो हुआ आवेश,
और समान रूप से फैला हुआ है, समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो हर जगह ये समान समान आवेश होगा, और समान समान आवेश होगा तो इसका जो आवेश घनत्व हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। और मान के चलते हैं आवेश कितना है यहाँ पर QP, जिसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। सिग्मा होता है ना पृष्ठीय आवेश घनत्व, इधर प्लस का हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसकी थ्योरी क्या बनेगी वो हम देखते हैं। तो कोई नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है, देखिए नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, इस दिशा में होगा माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। सभी अणुओं की दिशा समान है, प्रत्येक जो भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है माइनस से प्लस, इसकी इधर, इसकी भी इधर, सभी की समान दिशा में तो जुड़ेंगे, तो P नेट आपका इसी दिशा में निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की दिशा किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की बाह्य की किस, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, प्लस से माइनस की ओर। इसके भी इधर से इधर है, तो दोनों समान दिशा में हो गए। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक नेट मतलब कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को जो भी पूरा हमने किया है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है ना, ये डेफिनेशन होगी और ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन भी मैं लिखे देता हूँ कि प्रेरित परावैद्युत पदार्थ के अंदर, या सीधा नाम पूछ ले आपसे, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर होगा, परिभाषित करो। आंसर